हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे और इस क्लास में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के दो डीमेरिट्स के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं और इस क्लास में हम प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तीसरे डीमेरिट के बारे में चर्चा करेंगे। सो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ स्क्रीन पर आप एक डायग्राम देख रहे होंगे। सो यहाँ पर ये जो मैंने ब्लू कलर में ड्रॉ किया है, मान के चलिए ये है भारत के प्रधानमंत्री महोदय और इनका नाम है मिस्टर एक्स। ओके, और जो ऑरेंज कलर में मैंने ड्रॉ किया है, मान के चलिए ये भारत के प्रधानमंत्री का पुत्र है, यानी कि सन है। और जो मैंने यहाँ पर पिंक कलर में ड्रॉ किया है, मान के चलिए भारत के प्रधानमंत्री की पुत्री है, यानी कि डॉटर है। अब फ्रेंड्स, मान लीजिए शाम को प्रधानमंत्री अपने घर पे आते हैं और वो अपनी पुत्र और पुत्री के साथ बैठ के आराम से टीवी देख रहे हैं। अब प्रधानमंत्री का पुत्र और उनकी पुत्री उनसे पूछते हैं कि पिताजी, आपका आज का दिन कैसा रहा। तो प्रधानमंत्री महोदय उनको बताते हैं कि आज मैं थोड़ी चिंता में हूं, मेरे मन में एक सवाल है कि क्या हमें एलपीजी के प्राइसेस बढ़ाने चाहिए या नहीं। ओके, अब एलपीजी क्या होती है? एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम घरेलू गैस कहते हैं, जिसको भारत में खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, तो अब प्रधानमंत्री ने पूछा कि मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि क्या सरकार को एलपीजी के प्राइसेस बढ़ाने चाहिए या नहीं बढ़ाने चाहिए या फिर कम कर देने चाहिए। ओके, अब मान के चलिए फ्रेंड्स कि प्रधानमंत्री का पुत्र उनको सजेशन देता है कि पिताजी, आपको एलपीजी के प्राइसेस बढ़ा देने चाहिए। ओके, और उसके लिए वो प्रधानमंत्री को एक दो रीजंस बता देता है। बिल्कुल उसी प्रकार से प्रधानमंत्री की पुत्री भी उन्हें सजेस्ट करती है कि पिताजी, आपको एलपीजी के प्राइसेस बढ़ा देने चाहिए, और वो भी दो रीजंस प्रधानमंत्री को एलपीजी के प्राइसेस बढ़ाने के लिए दे देती है। अब फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक एक बात तो तय है कि प्रधानमंत्री के पुत्र ने भी उसको यह सलाह दी कि आप एलपीजी के प्राइसेस बढ़ा दें, और पुत्री ने भी सेम टू सेम यही सलाह दी कि आप एलपीजी के प्राइसेस को बढ़ा दें। तो प्रधानमंत्री के मन में कहीं ना कहीं ये बात आ चुकी है अब कि हमें एलपीजी के प्राइसेस बढ़ाने चाहिए। अब देखते हैं हम आगे क्या होता है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि सारे निर्णय कौन लेता है? प्रधानमंत्री स्वयं लेता है, और प्रधानमंत्री अपने निर्णय को कैबिनेट के ऊपर और मंत्रिपरिषद के ऊपर थोप देता है। ओके, तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री के मन में अब ये बात जम गई कि हमें एलपीजी सिलेंडर के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ा देने चाहिए। तो अब प्रधानमंत्री अगले दिन अपने ऑफिस में आएंगे और अपने ऑफिस में आकर वो कैबिनेट की मीटिंग बुलाएंगे, और कैबिनेट की मीटिंग में आके वो ये अनाउंस कर देंगे कि सरकार एलपीजी के प्राइसेस बढ़ा रही है। और चूंकि जो प्रधानमंत्री हैं वो प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर की बात को सभी के सभी कैबिनेट मंत्री बिना किसी सवाल के एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, तो प्रधानमंत्री स्वयं निर्णय लेंगे कि एलपीजी गैस के प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हैं, और इस निर्णय को वो कैबिनेट को बता देंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बता देंगे, और कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रिपरिषद दोनों को प्रधानमंत्री की इस बात को मानना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या गरीब है। ओके, और एलपीजी जो है वो एक बेसिक कुकिंग गैस है, यानी कि भारत में एलपीजी को खाना पकाने की गैस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यदि एलपीजी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, यदि एलपीजी गैस के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो इस अवस्था में क्या होगा कि बहुत सारे लोग एलपीजी गैस को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और जब वो एलपीजी गैस को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो इस अवस्था में वो खाना भी नहीं पका पाएंगे। तो इस डिसीजन का इफेक्ट किस पे पड़ेगा? फाइनली इस डिसीजन का इफेक्ट फाइनली भारत की गरीब जनता पर पड़ेगा। ओके, सो फ्रेंड्स, एलपीजी गैस के प्राइसेस को बढ़ाने का जो डिसीजन था वो एक्चुअल में किसने लिया था? उस डिसीजन को प्राइम मिनिस्टर के बेटे और प्राइम मिनिस्टर की बेटी ने मिलकर लिया था। ओके, तो एलपीजी गैस के प्राइसेस को बढ़ाने का निर्णय एक्चुअल में किसने लिया था? प्राइम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर के बेटे ने और प्राइम मिनिस्टर की बेटी ने
मिलकर लिया था। तो इन तीनों के तीनों को हम एक साथ बोलेंगे किचन कैबिनेट या फिर इनर कैबिनेट। ओके, सो इन तीनों को हम क्या बोलेंगे, इन तीनों का जो निकाय है, जो बॉडी है, उसे हम बोलेंगे किचन कैबिनेट। ओके, किचन कैबिनेट या फिर इनर कैबिनेट, और इसे हम हिंदी में कहेंगे आंतरिक कैबिनेट। सो इस प्रकार की बॉडी को हम क्या कहेंगे, किचन कैबिनेट, इनर कैबिनेट या फिर आंतरिक कैबिनेट। अब फ्रेंड्स यहां पर सवाल बेसिक ये है कि देश के सामने एक गलत निर्णय आया। ओके, और वो गलत निर्णय क्या था कि एलपीजी गैस के प्राइसेस को बढ़ा दिए गए। अब ये जो निर्णय था और इसके नुकसान किसको हुआ, इससे नुकसान भारत की गरीब जनता को हुआ। तो मेरा सवाल ये है कि ये गलत निर्णय क्यों लिया गया, ऐसा क्या हुआ कि मंत्रिपरिषद ने एक गलत निर्णय लिया। तो इसका कारण यह था कि इस निर्णय पर ना ही तो कोई वाद विवाद किया गया कैबिनेट में, और ना ही कोई चर्चा की गई, ना ही कोई डिबेट किया गया, ना ही कोई डिस्कशन किया गया। क्या हुआ कि प्रधानमंत्री के बेटे ने और प्रधानमंत्री की बेटी ने उनको सलाह दी कि पिताजी अब एलपीजी गैस के प्राइसेस बढ़ा दो, और प्रधानमंत्री ने अपने पुत्र और पुत्री की सलाह को मानते हुए एलपीजी गैस के प्राइसेस बढ़ा दिए। अब चूंकि ये अपनी पार्टी के अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं, चूंकि ये प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर हैं, ओके, इसलिए ये जो भी निर्णय लेंगे तो इनके निर्णय को बिना किसी सवाल के कैबिनेट और मंत्रिपरिषद दोनों मान लेंगे। तो इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री के प्रभाव में आकर निर्णय लिया और उस निर्णय को कैबिनेट और मंत्रिपरिषद पर थोप दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि देश को एक गलत निर्णय मिला, जिसके कारण देश की जनता को सफर करना पड़ा। तो इस टाइप की बॉडी को हम कहते हैं किचन कैबिनेट या फिर आंतरिक कैबिनेट। अब फ्रेंड्स किचन कैबिनेट या आंतरिक कैबिनेट में क्या प्रॉब्लम होती है मेन देखिए, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का जो पुत्र है और प्राइम मिनिस्टर की जो पुत्री है, ये ना तो कोई सांसद है, ओके, ये एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। उसके अलावा ना ही ये कोई मिनिस्टर है, ओके, प्राइम मिनिस्टर का पुत्र भी कोई मंत्री नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की पुत्री भी कोई मंत्री नहीं है। तो यदि ये लोग ना तो सांसद हैं और ना ही मंत्री हैं, तो देश के लिए निर्णय लेने का अधिकार इनको किसने दिया? ओके, यानी कि ये लोग गैर कानूनी तरीके से निर्णय ले रहे हैं। इनके पास निर्णय लेने की कोई कानूनी शक्ति नहीं है, इनके पास निर्णय लेने की कोई वैधानिक शक्ति नहीं है। लेकिन निर्णय लेने के लिए कोई वैधानिक शक्ति ना होते हुए भी ये देश की जो डिसीजन मेकिंग है, देश के लिए जो निर्णय लिए जा रहे हैं, उनको काफी हद तक प्रभावित कर रहे हैं। और प्रभावित क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये प्रधानमंत्री के पुत्र और पुत्री हैं। तो ये अपने पिता को जो सलाह दे रहे हैं, और यदि पिता को लगता है कि मेरा पुत्र बुद्धिमान है, मेरी पुत्री बुद्धिमान है, तो वो उनकी सलाह मानकर उस निर्णय को इंप्लीमेंट कर देंगे, उस निर्णय को लागू करवा देंगे। और चूंकि कैबिनेट और मंत्रिपरिषद में इनसे कोई सवाल पूछ ही नहीं सकता, इसलिए निर्विवादित रूप से इनके निर्णय को मान लिया जाएगा और उस निर्णय को देश पर लागू कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का तीसरा डीमेरिट, यानी कि तीसरा नुकसान। ओके, सो प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि कुछ ऐसी बॉडीज, कुछ ऐसे निकाय उभर के आए जिनका जिक्र संविधान में नहीं है। कुछ ऐसी बॉडीज, कुछ ऐसे निकाय सामने उभर के आए जिनका जिक्र संविधान में नहीं है, जो कि असंवैधानिक हैं, जैसे कि किचन कैबिनेट या फिर आंतरिक कैबिनेट। अब किचन कैबिनेट या आंतरिक कैबिनेट में क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति भी इस निकाय के सदस्य हो सकते हैं, किचन कैबिनेट या आंतरिक कैबिनेट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का तीसरा सबसे बड़ा डीमेरिट क्या है कि इसमें कुछ असंवैधानिक निकाय यानी कि कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी उभर के सामने आ सकती हैं, जैसे कि किचन कैबिनेट या फिर आंतरिक कैबिनेट। और किचन कैबिनेट या आंतरिक कैबिनेट की मेन खासियत यह है कि ऐसे व्यक्ति भी इसके सदस्य हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति भी इसके सदस्य हो सकते हैं जिनके पास कोई वैधानिक शक्ति, जिनके पास कोई लेजिटिमेट पावर नहीं है, तो भी वो देश के निर्णय लेने में अपना योगदान दे रहे हैं, तो भी वो देश की डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट कर रहे हैं। और यदि कोई खराब निर्णय सामने आता है तो इसके लिए सफर कौन करेगा, इसका प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो इसका प्रतिकूल प्रभाव भारत की जनता पर पड़ेगा। ओके, तो ये है प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का तीसरा डीमेरिट, यानी कि तीसरा नुकसान। फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कैबिनेट के मंत्री भी किचन कैबिनेट या आंतरिक कैबिनेट के सदस्य बन सकते हैं। उसके अलावा जो कुछ मंत्री परिषद के सदस्य हैं वो भी किचन कैबिनेट या आंतरिक कैबिनेट के सदस्य बन सकते हैं। लेकिन यहां पर हमको बेसिक चीज ये समझनी थी कि ऐसे लोग
यहां पर ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहता था कि ऐसे लोग भी किचन कैबिनेट या आंतरिक कैबिनेट के सदस्य बन सकते हैं जिनके पास कोई वैधानिक शक्ति, कोई लेजिटिमेट अथॉरिटी नहीं है। और चूंकि वो किचन कैबिनेट के सदस्य बन गए हैं, ओके, चूंकि वो किचन कैबिनेट के सदस्य बन गए हैं, इसलिए वो देश की जो डिसीजन मेकिंग है, यानी कि देश के लिए जो निर्णय लिए जा रहे हैं, उनको काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। तो ये है प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का तीसरा सबसे बड़ा डीमेरिट। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। सो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, ओरिजिनली हम संसदीय शासन प्रणाली में सरकार के प्रकार के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो संसदीय शासन प्रणाली में सरकार का पहला प्रकार है प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसके बारे में हम चर्चा पूरी कर चुके हैं। सो आइए अब हम देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली में सरकार का दूसरा प्रकार। सो फ्रेंड्स, संसदीय शासन प्रणाली में यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सरकार का दूसरा प्रकार होता है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सो दूसरा सरकार का प्रकार कौन सा है? कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो आइए अब हम कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बताया था कि यहां पर प्रधानमंत्री कैबिनेट और मंत्री परिषद के ऊपर हावी होता है। ओके, और सारे के सारे निर्णय कौन लेता है? प्रधानमंत्री लेता है, और कैबिनेट और मंत्री परिषद बिना किसी सवाल के उनके निर्णय को मान लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि सारे के सारे निर्णय सामूहिक रूप से कैबिनेट द्वारा लिए जाते हैं। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? यहां पर जस्ट उल्टा होता है। यहां पर क्या होता है कि कैबिनेट प्रधानमंत्री के ऊपर हावी होती है। ओके, सो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कैबिनेट प्रधानमंत्री के ऊपर हावी होती है, यानी कि कैबिनेट डोमिनेट्स ओवर द प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट प्रधानमंत्री के ऊपर हावी होती है। तो इस बात का क्या मतलब है कि कैबिनेट प्रधानमंत्री के ऊपर हावी होती है? तो इस बात का यह मतलब है कि यहां पर सारे के सारे निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा नहीं लिए जाते। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारे निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा नहीं लिए जाते। तो फिर सवाल उठता है कि फिर निर्णय कौन लेता है? तो इसका जवाब है कि सारे के सारे निर्णय सामूहिक रूप से कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। यानी कि कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं, जैसे कि यहां पे मैंने जितने भी ग्रीन डॉट्स ड्रॉ किए हुए हैं, ये सभी कौन है? ये सभी कैबिनेट मंत्री हैं। तो कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं वो सभी क्या करेंगे? सबसे पहले किसी भी मुद्दे पर आपस में चर्चा करेंगे, आपस में वाद विवाद करेंगे, और संपूर्ण चर्चा और वाद विवाद के बाद सभी लोग एक साथ मिलकर किसी निर्णय को लेंगे। और कैबिनेट ने जो निर्णय ले लिया उस निर्णय को प्रधानमंत्री को भी मानना पड़ेगा। ओके, सो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि यहां पर कैबिनेट हावी होती है प्रधानमंत्री के ऊपर, यानी कि कैबिनेट डोमिनेट्स ओवर द प्राइम मिनिस्टर। यानी कि यहां पर प्रधानमंत्री अकेला निर्णय नहीं लेता है, यहां पर पूरी की पूरी कैबिनेट साथ में मिलकर सामूहिक रूप से निर्णय लेती है। अब फ्रेंड्स, इस बात को आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सो फ्रेंड्स, आइए अब एक उदाहरण के जरिए इस बात को मैं आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। सो फ्रेंड्स, मान के चलिए कि कोई एक डिसीजन यानी कि कोई एक निर्णय देश के लिए लिया जाना है। अब ये जो निर्णय है, इस निर्णय में कुल 5 बिंदु हैं। इस निर्णय में कुल 5 प्रावधान हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ओके, सो मान के चलिए कि भारत के प्रधानमंत्री का कहना है कि इस निर्णय का पहला प्रावधान सही है, दूसरा बिंदु भी सही है और तीसरा बिंदु भी सही है। ओके, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री इस निर्णय के पहले, दूसरे और तीसरे बिंदु के साथ राजी है, लेकिन प्रधानमंत्री चौथे और 5वें बिंदु के साथ सहमत नहीं है। यानी कि प्रधानमंत्री चाहता है कि पहले, दूसरे, तीसरे बिंदु को शामिल किया जाए इस निर्णय में, और चौथे और 5वें बिंदु को इस निर्णय से निकाल के बाहर कर दिया जाए। अब फ्रेंड्स, मान के चलिए कि कैबिनेट का कहना है कि पहला बिंदु जो है वो गलत है। कैबिनेट का यानी कि सारे के सारे कैबिनेट मंत्रियों का। तो मान के चलिए पूरे कैबिनेट का कहना है कि पहला बिंदु जो है वो गलत है। ओके, बिंदु यानी कि मान के चलिए 5 पॉइंट्स हैं इस निर्णय में। ओके, सो
या फिर 5 प्रावधान है इस निर्णय में। तो मान के चलिए कि कैबिनेट का कहना है कि जो पहला प्रावधान है निर्णय का वो गलत है, हम उसको, वो देश के लिए सही नहीं है, वो देश की जनता के हित में नहीं है, तो इसको इस निर्णय में शामिल नहीं किया जाएगा। अब कैबिनेट का कहना है कि दूसरा जो प्रावधान है वो सही है, इसको शामिल किया जाएगा। तीसरा प्रावधान जो है वो भी गलत है, तो इसको शामिल नहीं किया जाएगा। ओके, और चौथा प्रावधान भी सही है और पांचवा प्रावधान भी सही है, तो चौथे और पांचवें प्रावधान को इस निर्णय में शामिल करना चाहिए। अब फ्रेंड्स, तो देखिए, अब हम जानते हैं कि किसकी बात मानी जाएगी। तो यहां पर जो दूसरा पॉइंट है, यानी कि दूसरा प्रावधान है, इसके साथ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि इस पर प्रधानमंत्री भी राजी है और पूरा कैबिनेट भी राजी है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है पहले बिंदु पर। तो पहले बिंदु पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इसको रखा जाए, लेकिन कैबिनेट ने कहा कि नहीं, इसको नहीं रखा जाए। ओके, तो यदि कैबिनेट ने कहा है कि इस बिंदु को नहीं रखा जाए, तो भले ही प्रधानमंत्री इसके साथ सहमत हो, तो भी निर्णय में इस बिंदु को नहीं रखा जाएगा। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स, दूसरा बिंदु इस निर्णय में रखा जाएगा क्योंकि इस पर दोनों ही सहमत हैं। तीसरे बिंदु में क्या है कि आप देखिए, प्रधानमंत्री ने बोला कि इस बिंदु को रखा जाए, लेकिन कैबिनेट का कहना है कि इस प्रावधान को इस निर्णय से हटा दिया जाए। तो यदि कैबिनेट इस प्रावधान के साथ सहमत नहीं है, तो फिर इस प्रावधान को निर्णय में शामिल नहीं किया जाएगा। अब यदि हम चौथे और पांचवें प्रावधान की बात करें, तो इन दोनों से ही प्रधानमंत्री सहमत नहीं थे, परंतु पूरी की पूरी कैबिनेट सहमत थी। तो यदि पूरी की पूरी कैबिनेट इस प्रावधानों के साथ सहमत है, तो इन दोनों प्रावधानों को भी निर्णय में रखा जाएगा। तो इस उदाहरण से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इस उदाहरण से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, यानी कि सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें कि कैबिनेट प्रधानमंत्री पर हावी हो, वहां यदि प्रधानमंत्री किसी बात से राजी नहीं है, लेकिन कैबिनेट उस बात से राजी है, तो उस बात को लागू किया जाएगा। और यदि प्रधानमंत्री किसी बात से राजी है और कैबिनेट उस बात से राजी नहीं है, तो फिर उस बात को लागू नहीं किया जाएगा। तो यदि हम शॉर्ट में बोलें या फिर हम एक जर्नल लैंग्वेज में बात करें, तो यहां पर किसकी चलती है? यहां पर कैबिनेट की चलती है। यदि हम एक आम आदमी की भाषा में बात करें, तो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किसकी चलती है? यहां पर कैबिनेट की चलती है, यानी कि यहां पर कैबिनेट प्रधानमंत्री पर हावी है। यहां पर प्रधानमंत्री अकेला कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, सभी के सभी निर्णय सामूहिक रूप से कैबिनेट द्वारा लिए जाएंगे। और फ्रेंड्स, यदि किसी बात पर कैबिनेट और प्रधानमंत्री के बीच में कोई मतभेद हो जाता है, तो किसकी बात मानी जाएगी? कैबिनेट की बात मानी जाएगी। सो ये है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम चर्चा करते हैं कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मेरिट्स और डीमेरिट्स, यानी कि इसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं, इसके बारे में। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या डीमेरिट है। ओके, तो सबसे पहले हम कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के डीमेरिट यानी कि दोष के बारे में चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका केवल एक ही दोष है जो कि मैं भी आपको समझाता हूं। तो मान के चलिए फ्रेंड्स कि यदि किसी और देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया, ओके, मान के चलिए किसी और देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर सारे निर्णय कौन लेता है, तो यहां पर सारे के सारे निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं और किसी भी निर्णय को लेने से पहले उस निर्णय पर डिस्कशन होता है और उस निर्णय पर डिबेट होती है, यानी कि सभी के सभी मंत्री उस निर्णय के अच्छे और बुरे पहलुओं के बारे में चर्चा करते हैं और जब वो एक कंसेंसस पर पहुंच जाते हैं, जब सभी के सभी मंत्री एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं सारे डिस्कशन के बाद, तब वो एक निर्णय को लेते हैं। ओके, और फ्रेंड्स, कभी भी डिस्कशन करने में और डिबेट करने में क्या लगता है? टाइम लगता है, यानी कि समय लगता है। ओके, तो अब चूंकि यदि किसी निर्णय को पूरे के पूरे कैबिनेट के द्वारा लिया जाना है, इसका मतलब है कि सभी के सभी कैबिनेट के मंत्रियों को उस निर्णय पर राजी होना चाहिए और सभी के सभी कैबिनेट मंत्री उस निर्णय पर कब राजी होंगे? जब वो उस निर्णय के बारे में डिस्कस करेंगे, जब वो डिबेट करेंगे, यानी कि जब वो चर्चा करेंगे और वाद विवाद करेंगे। और चर्चा करने के बाद वो क्या करेंगे? इस निर्णय के सभी अच्छे व बुरे पहलुओं पर नजर डालेंगे और जितने भी बुरे पहलू हैं उनको हटा दिया जाएगा और जितने भी अच्छे पहलू हैं उन पर कैबिनेट के सभी मंत्री राजी हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है फ्रेंड्स कि इस प्रोसेस में टाइम बहुत लगता है, यानी कि इसमें समय बहुत लगता है। लेकिन यदि कोई आकस्मिक परिस्थिति है, यदि कोई आपातकालीन
परिस्थिति है। जैसे कि यदि किसी दूसरे देश ने भारत पर आक्रमण किया है, अब जो भारत की सेना है, जो इंडियन आर्मी है, वो इस बात का वेट कर रही है कि जब सरकार की तरफ से आदेश आए तब हम कोई प्रक्रिया करें। ओके, जब सरकार की तरफ से कोई आदेश मिले तब हम इनको कोई प्रतिक्रिया दें। लेकिन यदि यहां पर कैबिनेट में डिस्कशन ही होता रहेगा, ओके, और समय पे यदि आर्मी का कोई आदेश नहीं दिया गया, तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड्स? इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हो सकता है कि ये जो दूसरा देश है वो कुछ अंदर तक हमारे देश में घुस आए। ओके, इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारे देश को इस कारण कुछ नुकसान उठाना पड़ जाए। तो जो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका एक और अकेला डीमेरिट सिर्फ यही है कि इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वो सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, इसलिए निर्णय लेने में समय लगता है, निर्णय लेने में टाइम लगता है। और यदि निर्णय लेने में समय लगता है, निर्णय लेने में टाइम लगता है, इसलिए इस प्रकार की जो सरकार है वो आकस्मिक परिस्थितियों में, वो आपातकालीन परिस्थितियों में नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। क्यों? क्योंकि आकस्मिक परिस्थिति में क्या है कि हमें तुरंत निर्णय की आवश्यकता होती है। ओके, जैसे कि मैंने आपको प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बताया था कि निर्णय अकेला प्रधानमंत्री लेता है, तो प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया कि आर्मी को उस देश पर अटैक करना चाहिए और उस देश की सेना को अपने देश से खदेड़ देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने तुरंत के तुरंत निर्णय लेकर आर्मी को आदेश दिया और आर्मी ने क्या किया, उस देश की सेना पर अटैक किया और उसको भारत से बाहर खदेड़ दिया। ओके, तो आकस्मिक परिस्थिति में, आपातकालीन परिस्थिति में क्या होता है कि हमें तुरंत निर्णय की आवश्यकता होती है, शीघ्र निर्णय की आवश्यकता होती है, लेकिन कैबिनेट में शीघ्र निर्णय लिया जाना संभव नहीं है, जो कि आपातकालीन परिस्थिति में, आकस्मिक परिस्थितियों में हमारे लिए नुकसानदायक साबित भी हो सकता है। सो ये है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का अकेला डीमेरिट। सो आइए अब हम चर्चा करते हैं कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मेरिट्स यानी कि फायदों के बारे में। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि कैबिनेट जो है वो प्रधानमंत्री पर हावी होती है, यानी कि सारे के सारे निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? सारे के सारे निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। और कैबिनेट में निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया है, निर्णय कैबिनेट द्वारा सामूहिक रूप से लिया गया है। इस बात का क्या मतलब है कि उस निर्णय पर कैबिनेट के सभी मंत्रियों का राजी होना आवश्यक होता है। ओके, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं कि कैबिनेट में निर्णय कैसे लिए जाते हैं। तो मान के चलिए कोई भी एक इश्यू है, कोई भी एक मुद्दा है और उस मुद्दे के सिलसिले में निर्णय लिया जाना है। ओके, तो यहां पर आवश्यक ये होता है कि निर्णय को कैबिनेट के द्वारा सामूहिक रूप से लिया जाए, यानी कि निर्णय को कैबिनेट के द्वारा कलेक्टिवली लिया जाए। और निर्णय को सामूहिक रूप से या कलेक्टिवली लेने का मतलब होता है कि कैबिनेट के सभी मंत्री उस निर्णय से राजी हों। और सभी मंत्री कब राजी होंगे? तो सबसे पहले क्या होगा, कोई मुद्दा है तो सबसे पहले सारे के सारे मंत्री उस मुद्दे पर डिस्कस करेंगे, यानी कि उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उसके बाद सभी मंत्री क्या करेंगे कि उस मुद्दे पर डिबेट करेंगे, उस मुद्दे पर वाद विवाद करेंगे। ओके, सभी के सभी मंत्री उस मुद्दे पर अपना परामर्श देंगे, अपना एडवाइस देंगे। और इस प्रक्रिया में क्या होगा कि उस मुद्दे के, उस इशू के या फिर उस निर्णय के कितने प्रोज हैं और कितने कॉन्स हैं, यानी कि उस निर्णय से संबंधित कौन कौन से फायदे हैं और उस निर्णय के कौन कौन से नुकसान हैं, ये दोनों की दोनों चीजें मंथन के बाद सामने आ जाएंगी। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा कि कैबिनेट के सामने कोई मुद्दा आया, कोई इश्यू आया और उस इश्यू से संबंधित कोई निर्णय लिया जाना है, तो कैबिनेट के मंत्री सबसे पहले उस मुद्दे के बारे में चर्चा करेंगे, वाद विवाद करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। ओके, और इस पूरे के पूरे मंथन के बाद क्या होगा कि उस निर्णय से संबंधित जितने भी प्रोज और कॉन्स हैं, यानी कि उस निर्णय के जितने भी फायदे और नुकसान हैं, वो निकल के सामने आ जाएंगे। सो मान के चलिए फ्रेंड्स, पूरे के पूरे मंथन के बाद ये पता चला कि इस निर्णय के टोटल 5 फायदे हैं और इस निर्णय से होने वाले 2 नुकसान हैं। तो अब कैबिनेट के मंत्री क्या प्रयास करेंगे कि इस निर्णय से होने वाले जो नुकसान हैं, जो कॉन्स हैं, इनको इस निर्णय से बाहर कर दिया जाए और इस निर्णय की जितनी भी अच्छी चीजें हैं, इसके जितने भी फायदे हैं, उन सबको निर्णय में शामिल कर लिया जाए ताकि देश को एक बेहतरीन निर्णय मिल सके। तो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो मेरिट है, सबसे बड़ा जो फायदा है, वो ये है कि इसमें निर्णय डेमोक्रेटिकली लिए जाते हैं। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जितने भी निर्णय हैं उन सबको डेमोक्रेटिकली यानी कि लोकतांत्रिक ढंग से लिया जाता है।
डेमोक्रेटिकली या फिर लोकतांत्रिक ढंग से निर्णय लेने का मतलब है कि उस निर्णय को सभी के सभी मंत्री, सभी के सभी कैबिनेट मंत्री सामूहिक रूप से लेते हैं। उस निर्णय को सभी के सभी कैबिनेट मंत्री मिलजुल कर लेते हैं। और चूंकि निर्णय सभी के सभी कैबिनेट मंत्रियों द्वारा सामूहिक रूप से लिया गया है, इसलिए उस निर्णय के कितने फायदे हैं और कितने उस निर्णय के नुकसान हैं, ये बात आसानी से सामने आ जाती है। और इससे क्या होता है कि उस निर्णय से संबंधित जितने भी नुकसान हैं उनको हटा दिया जाता है और उससे संबंधित जितने भी फायदे हैं उनको निर्णय में शामिल कर लिया जाता है। और हमारे देश को क्या मिलता है? हमारे देश को एक अच्छा निर्णय यानी कि गुड डिसीजन मिलता है। और चूंकि हमारे देश को एक गुड डिसीजन या अच्छा निर्णय मिलता है, तो इसका अच्छा प्रभाव किस पर पड़ता है? फाइनली इसका अच्छा प्रभाव भारत की जनता पर पड़ता है। तो ये है फ्रेंड्स कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फायदा यानी कि मेरिट। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपको मुझे इन सवालों के जवाब देना है। सो मेरा पहला सवाल है कि क्या हो यदि मंत्री परिषद के पास लोकसभा में बहुमत ना रहे। ओके, सो क्या हो यदि मंत्री परिषद के पास लोकसभा में बहुमत ना रहे? मीन्स व्हाट इफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लूजेस मेजोरिटी इन लोकसभा। और मेरा दूसरा सवाल है कि व्हाट इफ प्राइम मिनिस्टर डाइज और रिजाइंस, यानी कि क्या हो यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या फिर प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दें। और मेरा तीसरा सवाल है कि व्हाट इफ लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, मींस क्या होगा यदि लोकसभा भंग हो जाए। ओके, सो आप वीडियो को पॉज करें और आराम से इन प्रश्नों के उत्तर सोचें और उसके बाद मैं आपको इनके उत्तर बताता हूं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये स्थिति समझा देता हूं कि इस बात का क्या मतलब है कि यदि मंत्रिपरिषद के पास लोकसभा में बहुमत ना रहे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत में सरकार लोकसभा के चुनाव से बनती है। तो और हम ये भी जानते हैं कि भारत में पार्टी पॉलिटिक्स है, यानी कि दल वाली राजनीति है। तो जिस किसी भी राजनीतिक दल को 272 या उससे अधिक सीटें 272 या उससे अधिक सीटें लोकसभा में मिल जाती हैं, वो राजनीतिक दल सरकार बनाता है। ओके, सो जिस किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी कि पूर्ण बहुमत मिल जाता है, वो राजनीतिक दल भारत में सरकार बनाता है। और लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी कि पूर्ण बहुमत कितना है? लोकसभा में पूर्ण बहुमत है 272। ओके, तो मान के चलिए कि जिस किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में 272 या उससे अधिक सीटें मिल गई, तो वो राजनीतिक दल क्या करेगा? वो राजनीतिक दल सरकार बनाएगा। तो मान के चलिए फ्रेंड्स कि लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को 272 सीटें प्राप्त हो गईं। तो जिस किसी भी राजनीतिक दल को 272 सीटें मिल जाएंगी, वो क्या करेगा? सरकार बना देगा। अब फ्रेंड्स, बाद में क्या हुआ कि किसी कारणवश, किन्हीं राजनीतिक कारणों से जो 52 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे, यानी कि उस पार्टी के 52 सदस्य जो थे, उस पार्टी के 52 सदस्य जो कि लोकसभा के सदस्य भी थे, उस पार्टी के 52 सदस्य जो कि लोकसभा के सदस्य भी थे, यानी कि उन्होंने चुनाव जीता था, तो उस पार्टी के 52 सदस्य जो कि लोकसभा के सदस्य भी थे, उन्होंने क्या किया? इस पार्टी से इस्तीफा दे दिया या फिर उन्होंने इस पार्टी को छोड़ दिया। ओके, तो उन्होंने इस पार्टी को क्यों छोड़ा, इस डिबेट में हम अभी नहीं जाएंगे। ओके, सो बस आप ये मान लीजिए कि किन्हीं राजनीतिक कारणों से उन्होंने इस पार्टी को छोड़ दिया और उन्होंने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। तो यदि हम 272 में से 52 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 220। ओके, 220। यानी कि अब इस राजनीतिक दल के पास लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ 220 लोकसभा के सिर्फ और सिर्फ 220 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। लेकिन सरकार बनाने के लिए कितने समर्थन की आवश्यकता है? 272। और अब इस राजनीतिक दल के पास कितना समर्थन है? 220। तो इस अवस्था में क्या होगा फ्रेंड्स कि सरकार गिर जाएगी। यानी कि इस अवस्था में यदि लोकसभा में मंत्री परिषद के पास बहुमत ना रहे तो क्या होगा कि पूरे के पूरे मंत्री परिषद को, यानी कि पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो हम इसे क्या कहेंगे कि सरकार गिर गई है। आइए अब हम दूसरी परिस्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था कि यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या फिर प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देता है, तो इस अवस्था में क्या होगा
कि पूरा का पूरा मंत्री परिषद यानी कि पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको जब समझाया था कि प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री पूरे के पूरे मंत्री परिषद की आधारशिला है। उस क्लास में मैंने आपको समझाया था कि यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या फिर प्रधानमंत्री अपने इस पद से इस्तीफा दे देता है तो इस अवस्था में भी क्या होगा कि पूरे के पूरे मंत्री परिषद को, पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ओके, तो इस अवस्था में भी क्या होगा फ्रेंड्स कि सरकार गिर जाएगी। आइए फ्रेंड्स, अब हम तीसरी कंडीशन के बारे में चर्चा करते हैं। तीसरी कंडीशन है कि यदि लोकसभा भंग हो जाए। तो जैसे कि हम सब इस बात को भली भांति समझ गए होंगे कि भारत में सरकार कैसे बनती है। भारत में सरकार लोकसभा के चुनाव से बनती है और जिस किसी भी पार्टी के पास लोकसभा में 272 या उससे अधिक सीटें होती हैं वो पार्टी सरकार बनाती है। अब फ्रेंड्स, लोकसभा के भंग होने का क्या मतलब है या फिर लोकसभा के डिसॉल्व होने का क्या मतलब है। तो मान के चलिए कि यदि ये लोकसभा है तो लोकसभा के भंग होने का मतलब है कि लोकसभा में जितने भी सदस्य थे अब उन सभी सदस्यों को लोकसभा से बाहर कर दिया गया है। यानी कि लोकसभा में जितने भी सदस्य थे अब वो सब लोकसभा के सदस्य नहीं हैं। या फिर हम साधारण भाषा में कहें, सिंपल भाषा में कहें तो लोकसभा जो है वो खाली है, यानी कि वैकेंट है और एम्प्टी है। ओके, सो लोकसभा भंग होने का मतलब है कि लोकसभा के जितने भी सदस्य थे अब उन्हें लोकसभा से बाहर कर दिया गया है और लोकसभा खाली है। तो फ्रेंड्स, यदि लोकसभा ही खाली है और लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है, यानी कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पास अब लोकसभा में कितने सदस्य होंगे? 0। क्यों? क्योंकि लोकसभा में तो कोई सदस्य ही नहीं है। तो राजनीतिक दलों के पास भी लोकसभा में कितने सदस्य होंगे? 0। तो यदि राजनीतिक दलों के पास लोकसभा में 0 सदस्य हैं तो इस अवस्था में तो कोई राजनीतिक दल सरकार बना ही नहीं सकता। तो यदि लोकसभा को भंग कर दिया जाए, यानी कि यदि लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, तो इस अवस्था में भी क्या होता है कि जो मंत्री परिषद है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसे भी उसके पद से अपने आप हटा दिया जाता है। यानी कि यदि लोकसभा भंग होगी तो मंत्री परिषद ही भी स्वतः अपने पद से हट जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हमने तीनों की तीनों परिस्थितियां डिस्कस कर ली हैं। तो अब मेरा सवाल यह है कि मैंने आपको समझाया था फ्रेंड्स, मैंने आपको इस बात को समझाया था कि देश के लिए सारे के सारे निर्णय कौन लेता है, देश के लिए सारे के सारे डिसीजंस कौन लेता है। तो मंत्री परिषद देश के लिए सारे निर्णय लेता है। देश के लिए नीति कौन बनाता है, पॉलिसीज कौन बनाता है, मंत्री परिषद बनाता है। उसके अलावा किन बिल्स को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना है, किन बिल्स को संसद के सामने प्रस्तुत करना है, इस बात पर निर्णय कौन लेता है? मंत्री परिषद निर्णय लेता है। तो यदि हम एक शब्द में इस बात को डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि देश के लिए जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उन सभी निर्णयों को कौन लेता है? मंत्री परिषद लेता है। यानी कि देश का प्रशासन कौन चलाता है? मंत्री परिषद चलाता है। तो फ्रेंड्स, यदि मंत्री परिषद उसके पद पर नहीं है, यानी कि यदि मंत्री परिषद को बर्खास्त कर दिया गया है, यदि मंत्री परिषद को हटा दिया गया है, ओके, तो इन तीनों की तीनों अवस्थाओं में फिर देश का प्रशासन कौन चलाएगा? देश के लिए निर्णय कौन लेगा? तो मेरा सवाल यह है कि इन तीनों की तीनों परिस्थितियों में देश के लिए निर्णय कौन लेगा, देश का प्रशासन कौन चलाएगा? इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने आपको एक बात और भी बताई थी। मैंने आपको यह बताया था कि आर्टिकल 74 में क्या लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति के पास उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ओके, भारत के राष्ट्रपति के पास उसको सलाह देने के लिए और उसकी मदद करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। और भारत का राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद की एडवाइस से, यानी कि मंत्री परिषद की सलाह से भी अपने सभी के सभी कार्यों का निर्वहन करेगा। ओके, सो आर्टिकल 74 में क्या लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति के पास एक मंत्री परिषद होगी जो कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह देगी और उसके कार्यों में उसकी मदद करेगी। ओके, सो अब मेरा सवाल यह है फ्रेंड्स कि यदि मंत्री परिषद ही नहीं है, यदि किसी भी कारण से मंत्री परिषद को बर्खास्त कर दिया गया है, तो फिर भारत के राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा? ओके, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए मंत्री परिषद की आवश्यकता है। जब मंत्री परिषद सलाह देगी तभी भारत का राष्ट्रपति कार्य करेगा। तो यदि मंत्री परिषद ही नहीं है तो ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा और फिर राष्ट्रपति अपना कार्य कैसे करेगा? तो आप सभी लोग आराम से वीडियो को पॉज करें और इस बारे में 2 मिनट विचार करें। उसके बाद मैं आपको इस बात को समझाता हूं। सो फ्रेंड्स, हमारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर है केयर टेकर COM,
या फिर जिसे हम कह सकते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट, या फिर हम जिसे कहते हैं काम चलाऊ सरकार। ओके, तो फ्रेंड्स यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा में बहुमत को खो देता है, यदि मंत्रिपरिषद के पास लोकसभा में बहुमत ना हो, तो उस स्थिति में क्या होगा कि सरकार गिर जाएगी, यानी कि उस स्थिति में मंत्रिपरिषद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। बिल्कुल उसी प्रकार यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या फिर प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दें, तो उस अवस्था में भी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाएगा। और तीसरी अवस्था थी कि यदि लोकसभा को भंग कर दिया जाए, यानी कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाए, तो उस अवस्था में भी मंत्रिपरिषद को अपना पद त्याग करना पड़ेगा। ओके, सो फ्रेंड्स, यदि मंत्रिपरिषद कहें या फिर हम सरकार कहें, तो मैंने आपको बताया था कि आम बोलचाल की भाषा में मंत्रिपरिषद को ही सरकार कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि मंत्रिपरिषद या सरकार अपने पद पर नहीं है, यानी कि यदि किसी भी कारण से सरकार गिर गई है, ओके, चाहे वह लोकसभा भंग होने के कारण गिरी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के मरने या इस्तीफा देने के कारण गिरी हो, चाहे सरकार इस कारण से गिरी हो कि मंत्रिपरिषद के पास लोकसभा में बहुमत नहीं था, सरकार किसी भी कारण से गिरी हो, तो यदि मंत्रिपरिषद उसके पद पर नहीं है, तो इस अवस्था में देश की प्रशासन व्यवस्था केयर टेकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर केयर टेकर गवर्नमेंट यानी कि काम चलाऊ सरकार चलाती है। ओके, तो यदि मंत्रिपरिषद उसके पद पर नहीं है, तो उस अवस्था में मंत्रिपरिषद के पद पर कौन रहता है? काम चलाऊ सरकार यानी कि केयर टेकर सीओएम उसके पद पर रहती है। और मंत्रिपरिषद के पद पर और फ्रेंड्स, काम चलाऊ सरकार यानी कि केयर टेकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिपरिषद के पद पर तब तक रहती है जब तक नए लोकसभा चुनाव होकर नए मंत्रिपरिषद का गठन ना हो जाए। ओके, तो यदि मंत्रिपरिषद किसी भी कारण से अपने पद पर नहीं है, यानी कि यदि किसी भी कारणवश सरकार गिर गई है, तो उस अवस्था में मंत्रिपरिषद के पद पर कौन रहेगा? केयर टेकर गवर्नमेंट यानी कि काम चलाऊ सरकार। और एक काम चलाऊ सरकार मंत्रिपरिषद के पद पर तब तक रहेगी जब तक कि नए लोकसभा चुनाव होकर नए मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हो जाता है। अब फ्रेंड्स, यदि कुछ लोगों को काम चलाऊ सरकार का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे कि आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहां पर आप बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये डायग्राम क्या है? ये डायग्राम एक घर का है। ओके, तो मैं एक छोटा सा घर बनाने की कोशिश यहां पर कर रहा हूं। ओके, सो फ्रेंड्स, मान के चलिए ये जो घर है, इस घर का मालिक है कोई व्यक्ति जिसका नाम है मिस्टर वाई। ओके, सो मिस्टर वाई जो है वो इस घर का मालिक है। अब क्या हुआ फ्रेंड्स कि एक दिन मिस्टर वाई को अमेरिका से फोन आया, और उसके पास क्या फोन आया कि आपकी अमेरिका में जॉब लग गई है और एक कंपनी आपको महीने के मान के चलिए $1,00,000 ऑफर कर रही है। तो डेफिनेटली $1,00,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट है, तो इसलिए मिस्टर वाई क्या करेगा? तुरंत अमेरिका के लिए टिकट लेगा और वो अमेरिका रवाना हो जाएगा। और मिस्टर वाई कहाँ पहुंच जाएगा? अमेरिका। अब फ्रेंड्स, चूंकि जब मिस्टर वाई उसके घर में नहीं है, तो इस अवस्था में क्या होगा कि अब घर को तो देखभाल की आवश्यकता है, घर में धूल भी आके जमेगी। ओके, तो घर को देखभाल की आवश्यकता है, घर में धूल जमेगी आकर के। ओके, और भी बहुत टाइप की गंदगी घर में हो जाएगी, मकड़ियां भी घर में अपने अपने जाल बुन लेंगी। ओके, तो यानी कि घर को किसी ना किसी व्यक्ति की देखभाल की आवश्यकता है। तो इस अवस्था में मान के चलिए मिस्टर वाई का निर्णय लेते हैं कि मैं किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर देता हूं जिसका नाम है मान के चलिए मिस्टर ए। ओके, सो मिस्टर वाई ने क्या किया? एक व्यक्ति को नियुक्त किया जिसका नाम था मिस्टर ए, और मिस्टर ए को उसने ऑफर दिया कि मैं आपको महीने के 10,000 रुपए दूंगा और आपको क्या करना है? आपको मेरे घर में रहना है, आप मेरे घर में रह सकते हैं, मैं आपको महीने के 10,000 रुपए दूंगा, लेकिन आपको क्या करना होगा? मेरे घर को साफ सुथरा रखना होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कोई मकड़ी कहीं जाले ना लगाए। इसके अलावा आपको समय से झाड़ू पोछा लगाना है, पेंट करवाना है और मेरे घर की देखभाल करनी है। तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि जब इस घर का ओरिजिनल मालिक कौन है? मिस्टर बाय। ओके, लेकिन जब ओरिजिनल मालिक जो है, इसका वास्तविक मालिक जो है, वो किसी भी कारण से उसके घर में मौजूद नहीं है, ओके, तो उस अवस्था में घर की देखभाल कौन कर रहा है? उस अवस्था में घर की देखभाल कोई और व्यक्ति कर रहा है जिसको उस व्यक्ति ने, घर के मालिक ने अपॉइंट किया है। और इस व्यक्ति को हम कहते हैं फ्रेंड्स केयर टेकर। ओके, इस व्यक्ति को क्या कहते हैं? केयर टेकर। या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं, ये कौन है? ये घर का काम चलाऊ मालिक है। यानी कि चूंकि यहां पे ओरिजिनल मालिक नहीं है, तो यहां पर एक काम चलाऊ यानी कि काम चलाने के लिए एक मालिक को रख दिया गया है।
तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्री परिषद पर हम अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जब वास्तविक मंत्री परिषद, वास्तविक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसके ऑफिस में नहीं है, जब किसी भी कारण से वास्तविक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वास्तविक मंत्री परिषद को बर्खास्त कर दिया गया है, तो मंत्री परिषद के ऑफिस में कौन रहेगा, मंत्री परिषद का पद धारण कौन करेगा? तो मंत्री परिषद का पद धारण करेगा केयर टेकर सीओएम या फिर काम चलाऊ सरकार। ओके, तो काम चलाऊ सरकार क्या करेगी? मंत्री परिषद के पद पर रहेगी, और ये मंत्री परिषद के पद पर तब तक रहेगी जब तक कि नए लोकसभा चुनाव होकर नया मंत्री परिषद का गठन नहीं हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम काम चलाऊ सरकार के बारे में और कुछ बातें जानते हैं। सो फ्रेंड्स, 1971 में यानी कि 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने काम चलाऊ सरकार के बारे में कहा कि ये जो सरकार है ये नेसेसिटी है, चॉइस नहीं है। यानी कि केयरटेकर सीओएम या फिर काम चलाऊ सरकार जो है वो हमारे देश के लिए आवश्यकता है, वो हमारे देश के लोगों की चॉइस नहीं है, उसे हमारे देश के लोगों ने चुना नहीं है, लेकिन मजबूरी में हमें इस सरकार के साथ काम करना पड़ेगा। ओके, सो 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो काम चलाऊ सरकार है वो एक नेसेसिटी है, वो एक चॉइस नहीं है, यानी कि वो देश के लिए एक आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यदि वास्तविक सीओएम जो है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो मंत्री परिषद है, वो अपने ऑफिस में नहीं है, तो फिर यदि वो अपने ऑफिस में नहीं है तो फिर देश का प्रशासन व्यवस्था कौन चलाएगा? तो उसके स्थान पर देश की प्रशासन व्यवस्था कौन चलाता है? काम चलाऊ सरकार चलाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि काम चलाऊ सरकार जो है वो देश के लिए एक आवश्यकता है, उसे देश के लोगों ने चुना नहीं है, वो देश के लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं कि संविधान ने काम चलाऊ सरकार के बारे में क्या कहता है। हमारा संविधान केयरटेकर गवर्नमेंट के बारे में क्या कहता है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संविधान केयरटेकर गवर्नमेंट पर साइलेंट है, यानी कि हमारा संविधान काम चलाऊ सरकार के बारे में कुछ भी नहीं कहता, यानी कि संविधान में काम चलाऊ सरकार से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। तो फिर आप पूछेंगे कि सर यदि संविधान में काम चलाऊ सरकार का जिक्र नहीं किया गया है तो फिर काम चलाऊ सरकार का गठन कैसे होता है, काम चलाऊ सरकार अपने कार्य कैसे करती है? तो फ्रेंड्स, काम चलाऊ सरकार का गठन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग होता है। ओके, तो काम चलाऊ सरकार का जो गठन है वो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि वो परंपरा के अंतर्गत होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन व्यवस्था के जो कन्वेंशंस हैं, जो परंपराएं हैं, उनके अंतर्गत काम चलाऊ सरकार का गठन किया जाता है और उनके अंतर्गत काम चलाऊ सरकार को अपनी शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको आगे ये भी बता दूं कि काम चलाऊ सरकार जो है वो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकती, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले सकती। इसके अलावा काम चलाऊ सरकार देश के लिए कोई भी महत्वपूर्ण पॉलिसी, कोई भी महत्वपूर्ण नीति नहीं बना सकती। इसके अलावा भी फ्रेंड्स, काम चलाऊ सरकार के ऊपर कुछ और प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे कि काम चलाऊ सरकार ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकती जिससे कि आने वाली सरकार जो है वो फाइनेंशियली कमिट हो जाए, यानी कि जिससे कि आने वाली सरकार पर वित्तीय रूप से कोई बोझ बढ़ जाए। ओके, तो काम चलाऊ सरकार ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकती जिससे कि अगली आने वाली सरकार, यानी कि वो सरकार जो कि लोकसभा चुनाव के बाद बनाई जाएगी, तो अगली आने वाली सरकार पर कोई वित्तीय रूप से बोझ बढ़ जाए। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स, काम चलाऊ सरकार जो है वो कोई भी इंटरनेशनल ट्रिटी यानी कि अंतरराष्ट्रीय संधि साइन नहीं कर सकती है, कोई भी अंतरराष्ट्रीय एग्रीमेंट, कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट नहीं कर सकती है। अब फ्रेंड्स, मान के चलिए कि देश में यदि कोई इमरजेंसी आ जाए, ओके, देश में कोई आकस्मिकता आ जाए, देश में क्या हो जाए, आपातकालीन स्थिति आ जाए। ओके, तो मान के चलिए यदि देश में कोई इमरजेंसी आ जाए, तो यदि देश में कोई इमरजेंसी है तो इस अवस्था में काम चलाऊ सरकार की क्या शक्तियां होंगी? ओके, तो यदि देश में कोई इमरजेंसी है तो इस अवस्था में काम चलाऊ सरकार की क्या शक्तियां होंगी? सो फ्रेंड्स, इमरजेंसी दो कारणों से हो सकती है। एक कारण एक्सटर्नल यानी कि बाहरी और इंटरनल यानी कि आंतरिक हो सकते हैं। अब देश में जो इमरजेंसी है, देश में जो आपातकाल है, वो चाहे बाहरी कारणों से आया हो चाहे आंतरिक कारणों से आया हो, इन दोनों ही अवस्थाओं में काम चलाऊ सरकार को
पूरी शक्ति प्राप्त हो जाती है। यानी कि यदि देश में कोई इमरजेंसी है तो इस अवस्था में काम चलाऊ सरकार भी सभी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। काम चलाऊ सरकार भी देश के लिए बड़ी से बड़ी महत्वपूर्ण नीति बना सकती है। ओके, तो हम इस बात से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि परिस्थितियां सामान्य हैं तो सामान्य परिस्थितियों में काम चलाऊ सरकार ना तो कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेगी, ना ही कोई महत्वपूर्ण नीति बनाएगी। लेकिन यदि देश में इमरजेंसी है, यदि देश में आपातकाल है, अब वो आपातकाल चाहे बाहरी कारणों से हो चाहे आंतरिक कारणों से हो, तो इन दोनों ही अवस्थाओं में काम चलाऊ सरकार को भी आम सरकार की तरह पूरी शक्तियां मिल जाती हैं। तो आपातकाल की स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में काम चलाऊ सरकार भी सारे महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है, बड़ी से बड़ी महत्वपूर्ण पॉलिसी बना सकती है, नीति बना सकती है, जिससे कि देश का हित साधा जा सके, जिससे कि भारत का हित साधा जा सके। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा काम चलाऊ सरकार यानी कि केयर टेकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो नोट्स की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और आप मेरी वेबसाइट prashantias.com से भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करें और इस चैनल के बारे में उन सभी लोगों को बताएं जो कि यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।